अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है बेटा आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3। अच्छा, इसमें ना कुछ थोड़ी सी मैं तरतीब चेंज करूँगा, वो भी इस वजह से कि आपको ना अब समझ लग सके कि ये सारा कुछ हमने प्रोसेस जो अप्लाई किया हमने 5.1 में 5.2 में हमने कॉर्नर पॉइंट्स निकाले, और ये कॉर्नर पॉइंट्स निकाले क्यों हैं। ठीक है, तो मैं पहले आपको कुछ डेफिनेशन समझाऊंगा, उसके बाद थोड़ी सी मैं क्वेश्चंस की ना तरतीब चेंज करूंगा। उससे ये होगा कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में। ठीक है, तो कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं। ये डेफिनेशंस पेपर में आती भी हैं, बाज़ दफ़ा इसमें से एमसीक्यूज़ पूछ लिया जाता है। तो सबसे जो बेटा पहली डेफिनेशन है ना, कन्वेक्स रीजन, गौर से समझना है इसको। कन्वेक्स रीजन किसको कहते हैं? लेट्स सपोज कि आपके पास ना बेटा ये आपका सॉल्यूशन रीजन है। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? सॉल्यूशन रीजन। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन रीजन है। ठीक होगी बात। मैंने डायग्राम इधर इंसर्ट की हुई है ताकि आपको अच्छे से समझ लग सके कि कन्वेक्स रीजन कहते किसको हैं। तो अगर आपके पास सॉल्यूशन रीजन आ गया, उसमें अगर आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हो, ठीक है, दो जाहिर सी बात है, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपके पास एक लाइन आएगी। ऐसा ही है। अगर वो लाइन सारी की सारी, ये देखें ये एक लाइन है, ये जो रेड कलर से लगी हुई है, ये सारी की सारी आपके सॉल्यूशन रीजन के अंदर रहेगी ना, तो उसको बेटा क्या कहा जाएगा? कन्वेक्स रीजन। दोबारा एक दफ़ा सुन लो, कन्वेक्स रीजन किसको कहते हैं? अगर आपके पास एक रीजन आ चुका है, क्लियर, उसके अंदर आप कोई से दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हो, एक लाइन बनती है, एक लाइन सेगमेंट आता है, क्लियर, और वो लाइन सेगमेंट सारी की सारी आपके किस में रहती है? सॉल्यूशन रीजन के अंदर रहती है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? कन्वेक्स कहलाएगा। अब आप ये सोच रहे होगे कि सर ऐसा कैसे मुमकिन है कि कोई ऐसी लाइन रीजन से बाहर चल जाए। ये साथ ही देखें, नॉन कन्वेक्स रीजन की भी एक डायग्राम मैंने बनाई हुई है। देखें, ये सारा हमारा सॉल्यूशन रीजन था, ये सारा हमारा क्या है बेटा? इस केस में ये हमारे पास क्या है? हमारा सॉल्यूशन रीजन है। ठीक होगी बात। तो ज़रा गौर करो, यहाँ पे ना मैंने दो पॉइंट्स लिए हैं, एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट ये आ गया। ये देखो, इसको मैंने ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया, तो देखो जो ये लाइन बनी है ये सारी की सारी आपके रीजन के अंदर नहीं रही। ये देखें, ये वाला पोर्शन यहाँ से बाहर है, ये क्लियर लाइन का सॉल्यूशन जो आपके पास रीजन है उससे बाहर है, तो ये आपके पास कन्वेक्स नहीं कहलाएगा। अगर वो लाइन सारी की सारी रीजन के अंदर रहेगी तो आपके पास कन्वेक्स रीजन कहलाएगा। अब अगली एक और डेफिनेशन है कनकेव रीजन, वो मैं आपको ऊपर भी समझ लग गई होगी, जो मैंने ये नॉन कन्वेक्स रीजन की बात की थी। क्लियर होगी बात। तो सिंपल सी बात है, इफ़ अ लाइन सेगमेंट विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ रीजन डज नॉट लाई इंटायरली विद इन द रीजन। ज़रा देखें, एक पॉइंट ये आ गया, ये आपका सॉल्यूशन रीजन है बेटा, ये आपके पास क्या है? ये आपका आ गया जी सॉल्यूशन रीजन। ये हमारे पास इस केस में ये हमारे पास है बेटा सॉल्यूशन रीजन। कहीं से भी दो पॉइंट्स लो, क्लियर, एक पॉइंट मैंने यहाँ से लिया और एक पॉइंट यहाँ से लिया, तो ये लाइन जो है सारी की सारी आपके रीजन में नहीं रही, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? कनकेव रीजन। उम्मीद है ये दोनों डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको क्लियर होंगी कन्वेक्स रीजन की और कनकेव रीजन की। अब आपकी 5.3 सारी एक्सरसाइज कुछ डेफिनेशंस पे बेस करती है जो अभी मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको समझाऊंगा। 8 पहले करवाने का मकसद ये है कि अभी जो मैं डेफिनेशंस बताऊंगा इन तमाम बातों को मैं उससे लिंक करूंगा, इस वजह से क्वेश्चन 8 मैं आपको पहले करवा रहा हूं। जब आपको क्वेश्चन 8 समझ लग जाएगा ना, तो बाकी एक्सरसाइज इंशाल्लाह बड़े आराम से आपको समझ लग जाएगी। क्लियर होगी बात। सबसे पहली क्या है डेफिनेशन बेटा? क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो होता है जिसको आप मैक्सिमाइज करते हो या क्या करते हो? आप मिनिमाइज करते हो। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है बेटा? जिसको आप क्या करते हो? मैक्सिमाइज करते हो या मिनिमाइज करते हो। अब जाहिर सी बात है, अभी आपका दिमाग वहां तक नहीं पहुंच पा रहा होगा कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ। अभी एक मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा, फिर आपको समझ लगेगा। ये एक मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। लेट्स सपोज कि आप ना कोई बिजनेस करना चाहते हो, ऐसा ही है, आप क्या करना चाहते हो? कोई बिजनेस करना चाहते हो, तो एज ए बिजनेसमैन आप क्या सोचोगे कि आपका प्रॉफिट क्या हो? मैक्सिमम हो। ऐसा ही है ना, ये क्लियर होगी बात। आपका प्रॉफिट क्या हो? मैक्सिमम हो। या एक काम करते हैं, आप ना कोई ना इंडस्ट्री लगाना चाहते हो, ऐसा ही है, और आप वहाँ पे क्या चाहोगे कि आपकी कॉस्ट उस इंडस्ट्री पे क्या हो? मिनिमम से मिनिमम हो।
ऐसे ही है। तो एक एग्जांपल मैंने आपको दी बिजनेस वाली और एक इंडस्ट्री वाली। बिजनेस वाले केस में आप क्या चाहोगे कि आपका प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। तो ऐसा फंक्शन जिसको आप मैक्सिमाइज करना चाहो या जिसको आप मिनिमाइज करना चाहो वो आपके पास क्या कहलाएगा बेटा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। क्लियर होगी बात। अब है अगली डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिमल सोल्यूशन, द फिजिबल सोल्यूशन विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देखो आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन की समझ लग गई कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आप चाहोगे कि आपका प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो, ऐसा ही है। तो वो फिजिबल सोल्यूशन, और फिजिबल सोल्यूशन क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। वो फिजिबल सोल्यूशन जो क्या करे, मैक्सिमाइज करे या मिनिमाइज करे आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका क्या हो सकता है कि आपका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, आपकी कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम हो, यही आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो ऐसा फिजिबल सोल्यूशन जो आपके क्या करे, जो आपके मैक्सिमाइज करे और क्या करे, मिनिमाइज करे, उसको क्या बोला जाता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। दोबारा एक दफ़ा सुन लो आसान लफ्ज़ों में, वो फिजिबल सॉल्यूशन जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेगा आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, उसको क्या बोला जाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने इधर मेंशन भी कर दिया रिमार्क्स में, कहता है एवरी ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज अ फिजिबल सॉल्यूशन। जाहिर सी बात है वो पहले क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो उसमें देखो कितने फिजिबल आपके पास आ सकते हैं। कहता है एवरी ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज अ फिजिबल सॉल्यूशन, हर ऑप्टिमल सॉल्यूशन फिजिबल होगा, लेकिन बट एवरी फिजिबल सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। जो फिजिबल सॉल्यूशन होगा वो आपके पास क्या होगा, ऑप्टिमल नहीं हो सकता। अभी ये सारी बातें देखना, मैं आपको क्वेश्चन पे अप्लाई करके दिखाता हूँ, फिर आपका कॉन्सेप्ट मजीद अच्छा होगा इसके बारे में, क्लियर होगी बात। दोबारा सुन लो रिमार्क्स में जो बात लिखवाई गई है, पहले आपने गौर करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसको आप मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना चाहो। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, वो सॉल्यूशन जो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करे, ठीक है। और रिमार्क्स में मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है, एवरी ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो क्या होगा, हर ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा, फिजिबल सॉल्यूशन होगा, लेकिन एवरी फिजिबल सॉल्यूशन इज नॉट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्लियर, इसको देखना। अभी मैं एक आधी डेफिनेशन के बाद ये आगे क्वेश्चन आ रहा है उस पर मैं अप्लाई करके आपको बताता हूँ, ठीक है। थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, जो आपके चैप्टर का नाम भी था, लीनियर थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है कि बेटा मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो है ना हमेशा किस पे एग्जिस्ट करेगी, आपके कॉर्नर पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी। दोबारा एक दफ़ा सुन लो, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमेशा कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी बेटा, कॉर्नर पॉइंट पे आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। क्लियर, कैसे, इसी वजह से हम कॉर्नर पॉइंट निकाला करते थे। अब बातें आपको समझ लग रही होंगी अगर आपने पिछले लेक्चर सुने हुए हैं। दोबारा सुन लो, थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग बेटा क्या होता है कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन की हमेशा कॉर्नर पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है। मैक्सिमम वैल्यू भी हमेशा कॉर्नर पे एग्जिस्ट करेगी और मिनिमम वैल्यू भी हमेशा किस पे एग्जिस्ट करेगी बेटा, कॉर्नर पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी। इस वजह से हमने कॉर्नर पॉइंट निकाले थे। अब ये सारी बातें ना, एक क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस की थोड़ी स्टेटमेंट ज़रा लेंथी है, तो बहरहाल इसको समझाना ज़रूरी था 5.3 के बाकी क्वेश्चंस को करने से पहले। अभी ये क्वेश्चन आप अगर समझ जाओगे तो आपको ये सारी ऊपर वाली डेफिनेशंस भी क्लियर हो जाएंगे और इंशाल्लाह आपको ये पूरी एक्सरसाइज भी बड़े आराम से समझ लग जाएगी। क्लियर। अब मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट करूँगा इस क्वेश्चन में। कहता है एक डीलर है, ठीक है ना, वो क्या करता है, कुछ फैंस परचेज करता है। अब हमें नहीं पता वो कितने फ़ैन परचेज करता है, मैं लेट कर लेता हूँ इसको x, ये सारा कुछ मैं लिख के भी दिखाऊंगा बाद में। हम लेट कर लेते हैं कि x नंबर ऑफ़ फैंस वो परचेज करता है, और कुछ वो क्या ख़रीदता है, मशीन्स ख़रीदता है, उसको मैं वेरिएबल से डिनोट कर लेता हूँ y से। क्लियर। दोबारा सुन लो, ये क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है कॉन्सेप्ट के लिए। लेट्स सपोज के कहता है जी एक डीलर है, वो कुछ फैंस ख़रीदता है और कुछ मशीन्स ख़रीदता है। अभी हमें पता ही नहीं है कि वो कितने फैंस ख़रीदता है और कितनी मशीन्स ख़रीदता है। कहता है और उसके पास टोटल कितनी अमाउंट है, 5760 रुपीज़ उसके पास टोटल अमाउंट ये है। अब याद रखना है ये कॉन्स्ट्रेंट आएगा, ज़रा याद करें कॉन्स्ट्रेंट मैंने आपको समझाए हैं। कॉन्स्ट्रेंट क्या होते हैं, जो रुकावटें होती हैं। और कहता है उसके पास फ़र्ज़ करें एक शॉप है, उसके अंदर मैक्सिमम कितने आइटम्स रख सकता है, वो 20 आइटम्स रख सकता है, ऐसा ही है। तो ज़रा गौर करो, ये दूसरा कॉन्स्ट्रेंट आ गया।
पहला कॉन्स्टेंट क्या था, उसकी अमाउंट जो उसके पास है उससे ज़्यादा वो इन्वेस्ट कर नहीं सकता, 5760 रुपीज़। और उसके पास लेट्स सपोज कि एक शॉप है, उस शॉप के अंदर सिर्फ वो 20 आइटम्स रख सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रख सकता, इससे कम रख सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 20 आइटम्स वो रख सकता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, क्या ख्याल है, साथ साथ इसकी इक्वेशंस भी बनानी शुरू कर दें, उससे ये होगा कि आपको बड़ी आसानी होगी। अब हमें पता ही नहीं है कि वो कितने नंबर ऑफ फैंस खरीदता है, ऐसा ही है, हम लेट करते हैं अभी, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ फैंस, ऐसा ही है, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ फैंस, ठीक है, एंड y be the number of machines। अब देखें कुछ जो कॉन्स्टेंट है, अब बड़ा आराम से आप बना सकते हो। उसके पास एक शॉप है, उसके अंदर वो कितनी आइटम्स रख सकता है बेटा, सिर्फ 20 आइटम्स रख सकता है, 20 से ज़्यादा नहीं रख सकता, 20 रख सकता है या 20 से कम। तो क्या एक इनइक्वालिटी आप बना सकते हो यहाँ से, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 20। एग्री करते हो इस बात से, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 20। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि ये इनइक्वालिटी हमने कैसे बनाई है। क्यों, x नंबर ऑफ फैंस है बेटा और y नंबर ऑफ मशीन्स हैं, उसके पास एक शॉप है, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वो 20 आइटम्स रख सकते हैं, 20 से लेस आ सकती हैं, 20 भी आ सकती हैं। एक इनइक्वालिटी आपको समझ लग गई, क्लियर होगी बात। उसके बाद कहता है जी उसके जो उसको एक पंखा पड़ रहा है ना, उसकी जो कॉस्ट पड़ रही है, जो वो परचेज़ करता है, कितनी है बेटा, 360 रुपीज़ है, और मशीन की कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 240। तो ज़रा गौर करें, एक इनइक्वालिटी और बन सकती है, कैसे भला, एक्स नंबर ऑफ फैंस था, तो उसको फ़ैन की जो कॉस्ट पड़ी है 360, तो एक्स नंबर ऑफ फैंस वो परचेज़ करता है, तो 360x, मशीन उसको कॉस्ट कर रही है जी 240, तो क्या बनेगा 240y, और टोटल अमाउंट उसके पास कितनी है, गुड शाबाश, 5760 रुपीज़। तो एक इनइक्वालिटी ये आ गई कि नहीं आ गई। इसका मतलब है ये देखें, एक पंखा उसको 360 रुपये का पड़ रहा है और एक जो मशीन है उसको 240 की पड़ रही है, तो वो एक्स नंबर ऑफ फैंस परचेज करता है और वाई नंबर ऑफ मशीन्स परचेज करता है। टोटल कितना हो गया, कहता है जो जितनी भी अमाउंट बनेगी वो 5760 से कम होनी चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा उसके बराबर हो सकती है, उससे ग्रेटर नहीं जा सकता उसकी। देखो ये कॉन्स्टेंट, एक रुकावट आई कि नहीं आई। तो अब ज़रा पिछला लेक्चर आप रिवाइज करो, अब आपको ये बात समझ लगी होगी जो मैंने कॉन्स्टेंट आपको समझाए थे, क्लियर होगी बात, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। अच्छा जी, अब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ज़रा गौर करना है इस बात पे। हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, कहता है वो ये चाहता है कि वो एक पंखा सेल करे, कितने प्रॉफिट पे सेल करे बेटा, 22 पे, और मशीन सेल करे इतने पे, ऐसे ही इतने प्रॉफिट पे सेल करे। ये उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। कहता है अज्यूमिंग दैट ही कैन सेल ऑल द आइटम्स, हम अज्यूम करते हैं कि जितनी आइटम्स उसने बाय की हैं वो सारी की सारी उसने क्या कर दी हैं, सेल कर दी हैं। और कहता है वो सेल कर, और वो कहता है कि यार वो अपने पैसे को किस तरह इन्वेस्ट करे कि उसका प्रॉफिट क्या हो बेटा, मैक्सिमम हो। इसका मतलब क्या है, इस केस में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इस केस में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बनेगा, इधर देखना है, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखना कैसे मैं बनाऊंगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इधर देखना है बेटा, उसको मैं डिनोट कर लेता हूँ, फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स वाई। कैसे बनेगा, देखो एक्स नंबर ऑफ फैंस, ये देखें एक्स नंबर ऑफ फैंस उसने लेट की हमने कि वो परचेज कर रहा है, और वाई नंबर ऑफ मशीन्स हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बनेगा, वो क्या चाहता है कि 22 रुपये 22x प्लस, मतलब 22 रुपये प्रॉफिट पे बेचे क्या आप फैंस, और मशीन 18 इंटू वाई। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसको हमने क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। मतलब इस बात का मतलब क्या है, ये एक्स क्या था, नंबर ऑफ फैंस, के वो कितने नंबर ऑफ फैंस खरीदे, और वाई क्या था, नंबर ऑफ मशीन्स, नंबर ऑफ मशीन्स, कितनी वो नंबर ऑफ मशीन्स खरीदे, और
पंखों पे 22 रुपये का प्रॉफिट और मशीन पे 18 रुपये का प्रॉफिट हो, तो वो कितने नंबर ऑफ फैंस और कितनी नंबर ऑफ मशीन्स वो परचेज करे तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो अब ज़रा याद करो जो मैंने डेफिनेशन ये ऊपर लिखवाई है बेटा, किसकी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। ऐसा फंक्शन जिसको आपने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा वो आपका क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो उम्मीद है आपको अब सही समझ लगी होगी कि ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है क्या। क्लियर, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अब खुद सोचो, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं कहूँ कि यार वो ना -5 नंबर ऑफ फैंस खरीदे और -10 नंबर ऑफ मशीन्स खरीदे? ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, ऐसा ही है ना। तो ज़रा याद करो, एक डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी लास्ट लेक्चर में, क्लियर होगी बात। नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट, तो इसमें क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और y क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब कहता है कि x क्या था, नंबर ऑफ फैंस, तो नंबर ऑफ फैंस 0 से बड़े होने चाहिए। हाँ 0 हो सकते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ सारी की सारी मशीन खरीद ले। अब बात समझ लगी कि नहीं? वरना आप यूं कह सकते हो, वो 5 पंखे खरीदे, 10 मशीनें खरीदी, उसका प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब यूं तो नहीं कह सकते कि वो -5 पंखे खरीदे और -10 मशीन्स खरीदे, उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो इनको बोला जाता है नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट। तो कुछ ऐसी, मतलब जैसे ये नंबर ऑफ आइटम्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो x नंबर ऑफ फैंस था, y नंबर ऑफ मशीन था। हाँ यूं हो सकता है इक्वल टू 0, आपके पास ये हो सकता है कि वो यार कोई पंखा ना खरीदे, सारी की सारी मशीन्स खरीद ले, या वो कोई मशीन ना खरीदे, सारे का सारा क्या खरीद ले, नंबर ऑफ फैंस खरीद ले, तो उसमें आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो सकता है। बात समझ लगी? उम्मीद है ये जो मैंने इनइक्वालिटीज़ लिखी हैं ये आपको बड़े ही अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अब इस क्वेश्चन को ना हम क्या करते हैं, सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। बाकी सारा वही प्रोसीजर है, ज़रा गौर करो। ये आपके पास 2 इनइक्वालिटीज हैं, वही उसी तरह एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट सारा प्रोसीजर हम करेंगे। तो अब इन इक्वेशंस के साथ मैं डील करता हूँ, इसको ना मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ। तो अब आपको बाकी इंशाल्लाह इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि बाकी सारा कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हो। अब ज़रा मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ ताकि आप ये क्लियर हो सके आपको आराम से इसका सारा, और उसके बाद हम बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमने कैसे मैक्सिमम या मिनिमाइज़ करना है। ठीक है, अब कोई भी एक पहली इक्वेशन उठा लो, जो दिल करता है आप पहली लिख लो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपने सॉल्व तो दोनों को ही करना है। ठीक है, तो पहले मैं ये वाली लिख लेता हूँ 360 वाली, ये इसको लिखते हैं 360x। अब आपको लगना शुरू हो जाएगा यहाँ तक ये तो पुराना क्वेश्चन बन गया, 240 लेस देन इक्वल टू 5760। तो बेटा इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी, एसोसिएटेड इक्वेशन क्या आएगी बेटा, 360x प्लस 240 y इक्वल टू 5760। क्लियर? अब एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई तो आपको पता है फॉर x इंटरसेप्ट, पुट y इज इक्वल टू 0। क्लियर? पुट y इज इक्वल टू 0, इसमें y को 0 पुट करो बेटा, ये क्या आ जाएगा 360x और ये y क्या हो जाएगा 0 इक्वल 5760। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, एक काम करते हैं, ये बिल्कुल बेसिक सा मैथ है, आपको आता ही है, 5760 डिवाइडेड बाय 360, तो ये आपके पास बेटा 16 आ गया। तो आपके पास पॉइंट क्या निकल आया, 16,0। कोई कन्फ्यूजन बेटा इसमें? अब बाकी काम करते हैं इसमें, फॉर वाई इंटरसेप्ट क्या करेंगे, फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, x को 0 पुट करो तो ये क्या बन जाएगी 0 प्लस 240 y, इसको कर देते हैं 240 y इक्वल टू 5760। तो दिस इम्प्लाइज दैट बेटा ये y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 5760 डिवाइडेड बाय 240, तो ये आपके पास 24 आ गया बेटा। क्या आ गया 24। तो इस केस में आपके पास पॉइंट क्या निकला, x की वैल्यू 0 थी और y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 24। अब हमें टेस्ट पॉइंट चाहिए, क्या चाहिए, टेस्ट पॉइंट। अब देखो, अब आपको ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आपने सॉल्व किया है, तो सिर्फ स्टेटमेंट से आपने क्या करना था इसमें,
इसका बना लेनी थी, इक्वेशंस बना लेनी, इनइक्वालिटीज़ बना लेनी थी। उसके बाद तो सारा वही प्रोसीजर है पुराना। टेस्ट पॉइंट अब ले लेते हैं बेटा, टेस्ट पॉइंट। तो इधर ही मैं लिख देता हूँ इसका टेस्ट पॉइंट क्या आएगा, ज़रा गौर करो। एक्स को भी ज़ीरो पुट किया, वाई को भी ज़ीरो, तो ज़ीरो इज़ लेस देन 5760। तो टेस्ट पॉइंट क्या आ गया इसका, ट्रू आ गया। टेस्ट पॉइंट क्या आ गया बेटा, ट्रू आ गया। क्लियर। अब दूसरी इनइक्वालिटी की तरफ चलते हैं। क्लियर। अब दूसरी इनइक्वालिटी आपके पास क्या है बेटा, एक्स प्लस वाई। तो इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, उससे ये होगा कि ज़रा इजीली आपको समझ लग जाएगा जब मैं इसका ग्राफ भी बनाऊँगा। क्या है बेटा, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 20। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या आएगी बेटा, शाबाश, एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 20। ठीक है। अब फॉर एक्स इंटरसेप्ट, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इज इक्वल टू 0। वाई को बेटा क्या पुट करेंगे, 0। इसमें 0 पुट करो, क्या आएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 20। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 20। तो आपके पास पॉइंट क्या आ गया, 20,0। क्लियर। अब फॉर वाई इंटरसेप्ट, फॉर क्या आएगा, फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। इसमें 0 पुट करो x को, तो बेटा क्या बनेगा, तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 20। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 20। पॉइंट क्या आ गया आपके पास, 0 और 20। क्लियर। अब हमने टेस्ट पॉइंट ले लेना है। क्या ले लेना है जी, टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट में क्या है बेटा, x को भी आपने क्या पुट करना है, 0, और y को भी 0। तो ये क्या आ जाएगा, 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 20। तो टेस्ट पॉइंट आपका क्या आ गया, ट्रू। टेस्ट पॉइंट क्या आ गया, ट्रू। अब ये सारी जो स्टोरी, अब उम्मीद है आपको समझ लग चुकी होगी। अब दो चीज़ें अभी भी रह गई थी, ये मैं एक दफ़ा फिर इनको बता देता हूँ। इधर देखना, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर, ये देखना है। इसको मैं इधर आपको एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। हालांकि लास्ट लेक्चर में इनको बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया हुआ है। मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि आपने बेटा कोई भी लेक्चर सुनने से पहले ना, उससे पहले वाला जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने देख लेनी है। उनको आपने, उन लेक्चर्स को आपने ज़रा सुन लेना अच्छे से। अब देखो x ग्रेटर देन 0, क्या है, x ग्रेटर देन 0 और x 0 से बड़ा है, इसका मतलब x पॉजिटिव है। तो फर्स्ट में और फोर्थ में ऐसे ही x ग्रेटर देन 0 होता है। और x इक्वल टू 0 का मतलब है कि y एक्सेस हमारे पास क्या होगी, इंक्लूडेड होगी। और y ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड, ऐसा ही है। और y इक्वल टू 0 का मतलब है x शामिल होगा। तो ये आपके पास बनेगा किसका, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए बनेगा। बहरहाल अभी हम इसको क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, ग्राफ बनाते हैं इसका। मैं अगले पेज पे जाता हूँ, एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करता हूँ, ठीक होगी बात। उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बस एक आधा पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा ऐड होगा। क्लियर। और मेन चीज़ है, आपको इनइक्वालिटीज़ अगर बनानी आ गई है ना स्टेटमेंट पढ़ के, तो फिर तो आगे सारा वही काम है जो आपने 5.2 में किया है। सिर्फ एक आधा पॉइंट अब एक्स्ट्रा ऐड होगा, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, एक्स एक्सिस आ गया, ये हमारे पास आ गया वाई एक्सिस। अच्छा, थोड़ी वैल्यूज़ ना ज़रा बड़ी हैं, तो मैं ना इंटरवल थोड़ा बड़ा ले लूँगा। ये पॉजिटिव वाई और ये नेगेटिव वाई। एक काम करते हैं, ज़रा देखें वैल्यूज़ क्या क्या है बेटा। देखो सबसे बड़ी वैल्यू 24 है, 16 है, सारे इसमें 4 के मल्टीपल है। मैं काम करता हूँ, मैं एक एक बॉक्स ले लेता हूँ, 4, 8, 12, 16, 20, 24 यूँ कर लेते हैं, क्या ख्याल है। क्लियर। और इसमें देखें वैल्यू किसकी है, एक वाई की 24, एक 16 है। अभी देख लेते हैं, वाई वाली पूरी आती है, नहीं तो दोबारा कर लेंगे। इसको ना थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, क्या ख्याल है, ताकि ना सारी वैल्यूज़ इसमें ना पूरी तरह एडजस्ट हो जाए। हम यूँ कर लेते हैं, ये आ गया 4,
8 12 16 20 यूँ 24 सेम इस 4 8 12 16 20 और 24। ठीक है, अब इसमें ये होगा कि सारी वैल्यूज़ एडजस्ट हो जाएंगी। मेन काम है आपको स्लांट लाइन आपने बनानी है। 16 0 और 0 24 है। 16 0 4 12 4 8 12 16, ये 16 0 आ गया। और दूसरा क्या था 24 था, तो ये आपके पास 24 बन जाएगा। 4 8 12 16 20 और ये 24। अब बेटा हमने क्या कर लेना है, इसको ज्वाइन करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी, स्लांट लाइन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एक स्लांट लाइन आ जाएगी। ये आपने क्या कर लिया, इसको ड्रॉ कर लिया। क्लियर। और बेटा टेस्ट पॉइंट क्या आया था, शाबाश, टेस्ट पॉइंट आया था इसका ट्रू आया था। तो आपका ग्राफ किधर शेड होगा, टुवर्ड्स ओरिजिन। अब बेटा इसको हम क्या कर लेते हैं, ओरिजिन वाली साइड पे शेड कर लेते हैं। क्लियर, कोई कंफ्यूजन इसमें। ये हमने क्या कर लिया बेटा, इसकी बाउंड्री लाइन ड्रॉ करके और हमने इसका सोल्यूशन रीजन भी डिसाइड कर लिया। अब हम चलते हैं इस पर। 20 0 और 0 20 है। क्या है 20 0, ये देखना 20 4 8 12 16, ये 20 0 आ गया और 0 20 था। 4 8 12 16 और ये हमारे पास क्या आ गया। क्लियर। अब बेटा इन दोनों को हम ज्वाइन कर लेते हैं। अभी आपको इजी लग रहा है ना कि सेम पहले जैसा ही हो गया बिल्कुल। क्लियर। ये हमने क्या कर ली बेटा, एक लाइन, ये हमारे पास एक बाउंड्री लाइन आ गई। क्लियर। टेस्ट पॉइंट क्या आया था, ट्रू। टेस्ट पॉइंट क्या आया, ट्रू। आपका ग्राफ किस साइड पे शेड होगा, शाबाश, टुवर्ड्स ओरिजिन। ये लें जी। क्लियर। अब देखो इस पे ना मैंने जो जो डेफिनेशंस आपको आज वाले लेक्चर में ऊपर बताई है ना, वो सारी इस पे मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। फिर देखना आपका कैसा कॉन्सेप्ट उनके बारे में स्ट्रांग हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अब बाकी रह गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसको अब हम देख लेते हैं। ठीक है, वो तो आपको पता भी है, बड़े आराम से आप बता भी सकते हो। x ग्रेटर देन 0 के लिए आपको पता है पहला क्वाड्रेंट, और x इक्वल टू 0 साथ y एक्सिस भी क्या है, शामिल होगी। ऐसा ही है, तो इसमें तो आपको इशू नहीं होना चाहिए। और वैसे भी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो आपका रीजन कौन सा बनता है, फिजिबल रीजन, जो पहले क्वाड्रेंट में होता है। ऐसा ही है। अब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए आपको पता है इधर से पहला दूसरा शेड होगा। और y इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि x एक्सिस भी क्या है, शामिल है, क्योंकि x एक्सिस पे बेटा y क्या होता है, 0 होता है। क्लियर यहाँ तक। अभी तक देखो कोई इसमें नई चीज़ नहीं आई, सिर्फ क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट की शक्ल में था, उसको आपने किस में कन्वर्ट कर लिया था, इनइक्वालिटीज़ में आपने क्या कर लिया था बेटा, कन्वर्ट कर लिया था। ठीक है, अब हमने ना सबसे पहले सॉल्यूशन रीजन डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है बेटा, सॉल्यूशन रीजन। और इसकी भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है सॉल्यूशन रीजन की। तो ज़रा गौर करो बेटा, शाबाश, कौन सा सॉल्यूशन रीजन होगा। मैं ज़रा कलर चेंज करके उसकी शेडिंग कर देता हूँ। क्या ये आपका सॉल्यूशन रीजन नहीं बनेगा बेटा, ये देखो, ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा सॉल्यूशन रीजन आ गया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, सॉल्यूशन रीजन आ गया। क्लियर, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। अब हमने निकालने हैं कॉर्नर पॉइंट्स। देखो ये भी अभी पुरानी वर्किंग है, जहाँ से नया ऐड होगा ना वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये हमारे पास आ गया एक कॉर्नर, ये हमारे पास एक दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। क्लियर होगी बात। कितने कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास इस केस में बन रहे हैं, 4 कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे हैं। क्लियर। एक तो आपके पास क्या हो गया बेटा, ओरिजिन। क्या हो गया, ओरिजिन 0,0। एक इस पे आ जाओ, इसको मैं नाम देता हूँ ए का। ये क्या होगा, देखो बेटा 4 8 12 16 16 और ये एक्स एक्सिस पे है तो वाई क्या होगा, 0। इसको मैं नाम दे देता हूँ बी का। हाँ जी, कौन बता सकता है ये बी कैसे निकलेगा बेटा, आपको पता है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये ऊपर जो दो आपके पास इक्वेशंस हैं, एग्री करते हो, ये आपके पास जो इक्वेशंस हैं इसी की तो देखो ना आपने बाउंड्री लाइन ड्रॉ की है। क्लियर होगी बात। तो इनको मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो आपके पास ये वाला क्या निकल आएगा, कॉर्नर पॉइंट निकल आएगा। तो अभी ये क्या लिखी हुई है, 360x + 240y।
इधर मैं लिख देता हूँ। अब इनको सॉल्व करते हैं, मैं मेंशन भी कर देता हूँ इधर ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। फॉर कॉर्नर पॉइंट बी, उसको बी से हमने डिनोट किया हुआ है। तो हाँ जी, क्या क्या इक्वेशंस थी? 360x प्लस 240y इक्वल टू 5760, एक ये थी। एक आपके पास क्या है बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू 20 थी। ऐसा ही है, मैंने ऊपर आपको दिखा भी दिया जो जो आपके पास इक्वेशंस बनी हुई थी। एक काम करते हैं, अगर आपने x को कैंसिल करना है ना बेटा, x को कैंसिल करना है तो इसको ना मैं यूं कर लेते हैं ना, इसको मैं अगर x को कैंसिल करना है 360 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 360x प्लस 360 y इक्वल टू, एक काम करते हैं मैं कैलकुलेटर निकाल दूँ, 20 मल्टीप्लाई बाय 360, तो ये 7200 आ रहा है, 7200 आपके पास आ रहा है। क्लियर होगी बात? 7200 आपके पास आ रहा है। एक दफ़ा मैं फिर चेक कर लेता हूँ, 360 से हमने मल्टीप्लाई किया, 360 मल्टीप्लाई बाय 20, 7200। अब इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं, तो ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है आपके लिए। 360x प्लस 240y इक्वल 5760। और मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था, मैं इन लेक्चर्स में कोई एडिटिंग नहीं करने वाला, तो अगर कोई सॉल्व करते वक्त कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो आपने मेरे से डिस्कस ज़रूर करना है। क्लियर होगी बात? बाकी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसमें कोई इस तरह का मसला ना हो, लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है, लिखते वक्त हो सकता है कोई मिस्टेक हो सकती है, प्लस माइनस या कुछ भी। क्लियर? बहरहाल बेटा ये इससे क्या हो गया, कैंसिल। अब ये क्या बनेगा, 240 माइनस 360, ये कितना आ रहा है बेटा, माइनस 120 y इक्वल टू 5760 माइनस 7200, ये आ रहा है माइनस 1440 डिवाइडेड बाय, तो y की वैल्यू बेटा आ जाएगी 12। y कितना निकल आया, 12। क्लियर होगी बात? y की वैल्यू आपके पास बेटा कितनी आ चुकी है, 12 आ चुकी है। कोई कंफ्यूजन इसमें? क्लियर? अब y की वैल्यू निकल आई है आपके पास, इसको उठा के ना किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो, इजी वाली में पुट कर लेते हैं। इसमें x प्लस y की जगह बेटा 12 इक्वल टू 20, तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 20 माइनस 12, 8। तो हमारे पास ये वाला जो कॉर्नर पॉइंट है क्या निकला, x की वैल्यू 8 बेटा और y की वैल्यू 20। कोई कन्फ्यूजन? अब हमारे पास एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट भी तो रह गया, इसको भी तो लिखना है अभी। ऐसा ही है ना, ये इसको मैं इधर एरो से बना देता हूँ, इसको भी तो लिखना है। ये वाला कॉर्नर पॉइंट हमारे पास रहता है, ये कहाँ पे है ज़रा गौर करो, ये y एक्सिस पे है, तो बेटा x की वैल्यू क्या होगी, 0। क्लियर? अब y कितना होगा, 4, 8, 12, 16 और 20। क्लियर? अब ज़रा याद करो, जब हमने 5.2 के क्वेश्चंस किए थे, हम क्या करते थे, फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल रीजन निकालते थे, निकल आया। उसके बाद हम कॉर्नर पॉइंट्स निकालते थे, कॉर्नर पॉइंट्स निकल आया। आप अभी सोच रहे होगे कि सर इसमें फिर नया क्या था? जी बिल्कुल, अभी आपको मैं बताता हूँ इसमें नया क्या था। क्लियर होगी बात? ज़रा गौर करें, शुरू में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, शुरू में हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था कि हमारा प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो। ज़रा गौर करें इस बात पे, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था बेटा कि हमारा इस केस में ये जो क्वेश्चन उसने दिया है, हमारा क्या मैक्सिमम होना चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। अभी देखना, मैं सारी चीज़ों को अब लिंक करूंगा, ये बात समझ नहीं है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, इधर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एक सेकेंड, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था बेटा, इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई है। तो यहाँ पे बेटा हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, 22x प्लस 18y। अब देखो ज़रा, सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, तो इस केस में हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है, और हम ये चाहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हम चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो, यूं इसको कह सकते हो, ये आपका प्रॉफिट फंक्शन है, ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। क्या होना चाहिए, मैक्सिमम।
अब मैक्सिमम कहाँ पे एग्जिस्ट करती है वैल्यू, ज़रा याद करो थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन तो मैंने क्या पढ़ाई है अभी थोड़ी देर पहले जब डेफिनेशंस बताई हैं, उसमें मैंने क्या बताया कि जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमेशा कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी बेटा, कॉर्नर पॉइंट पे। तो अब तुम्हें लॉजिक क्लियर हुई कि ये जो कॉर्नर पॉइंट्स निकाले गए हैं, ये जो कॉर्नर पॉइंट्स निकाले गए हैं क्यों निकाले गए हैं। अब मेरे ख्याल में आपको ऐसे लग रहा होगा कि सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ऐसा ही है। तो अब तुम्हें समझ लगी कि कॉर्नर पॉइंट क्यों निकाले। अब हम चेक करना चाहते हैं कि किस कॉर्नर पॉइंट पे हमारी ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये मैक्सिमम वैल्यू देते हैं। तो अब हम लिखते हैं बारी बारी सारे कॉर्नर पॉइंट, एट कॉर्नर पॉइंट 0,0, ऐसा ही है ना। पहला कॉर्नर पॉइंट क्या है 0,0। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें एफ ऑफ एक्स की जगह 0 और y की वैल्यू भी आपके पास क्या आ जाएगी, एक सेकेंड, y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। तो इसमें अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x की जगह पे भी हम क्या पुट करेंगे +18, y की जगह पे भी 0। तो आंसर इसका भी 0 आया। अभी देखना फिर कुछ चीज़ें जब मैं सारे कॉर्नर पॉइंट्स पुट कर लूँगा फिर ये चीज़ें आपस में एक दफ़ा आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। अगला कॉर्नर पॉइंट क्या है बेटा, एट कॉर्नर पॉइंट, अगला कॉर्नर पॉइंट बेटा क्या है A16 0। अभी हम चेक करते हैं इस पर क्या वैल्यू आती है 16 0। तो ये क्या बनेगा 22 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय 0। तो बेटा 22 इंटू 16, 22 मल्टीप्लाई बाय 16 आपके पास कितना आ रही है वैल्यू, कितनी आ रही है 352। ओके हो गया। अगला कॉर्नर पॉइंट क्या है 820। अगला कॉर्नर पॉइंट क्या है बेटा 820। आप लिखोगे एट कॉर्नर पॉइंट 8,20। तो क्या बनेगा एफ ऑफ 820 पुट करो इसमें 22 इंटू 8 प्लस 18 इंटू 20, ऐसा ही है। अब बेटा 22 मल्टीप्लाई बाय 8, 22 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय कितना है 20 है। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू बेटा आ रही है 536। कितनी आ रही है 536 वैल्यू आ रही है। क्लियर होगी बात, कितनी आ रही है 536। एक दफ़ा फिर मैं चेक कर लेता हूँ इसको, आपके पास कितनी वैल्यू निकल रही है इस पे 536। एक काम करते हैं 22 था 22x प्लस 18y, 22 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस आगे क्या था 18 और y की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी है, सॉरी ये वहाँ y की वैल्यू आपके पास बेटा ये वाली जो थी ना वैल्यू आपके पास 12 थी। ये देखें ये वाली वैल्यू आपके पास कितनी थी 12। इसको मैं 12 कर लेता हूँ 12, चलो यूँ लिख लेते हैं ठीक है। तो इधर भी हम चेंज कर लेते हैं। ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा, मैंने 20 लिख दी है, यहाँ पे कितनी आ रही है आपके पास, ये हम रेज कर देते हैं, ये लें दोबारा लिख लेते हैं इसको ताकि सही वैल्यू आपके पास आ जाए 18 इंटू 12। ओके हो गया। अब इसको चेक करते हैं 22 इंटू 8 प्लस 18 इंटू 12। तो ये आपके पास कितनी आ रही है 392। ओके हो गया। एक आखिरी कॉर्नर पॉइंट हमारे पास रह गया, एक आखिरी कॉर्नर पॉइंट रह गया ठीक है। और वो कॉर्नर पॉइंट क्या है 0,20, 0,20। तो एट कॉर्नर पॉइंट सी का नाम दिया हुआ है 0,20 था, ऐसा ही एक दफ़ा फिर देख लेते हैं 0,20 बिल्कुल सही है। तो बेटा क्या बनेगा एफ ऑफ 0,20 22 इंटू 0 और 18 इंटू 20। देखते हैं ये क्या आंसर आता है 18 इंटू 20। तो ये आपके पास आ गया 360। ओके हो गया।
अब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था इस क्वेश्चन में, कि हमारा प्रॉफिट क्या होना चाहिए। बात समझ नहीं है, हमारा प्रॉफिट क्या होना चाहिए बेटा। सारे कॉर्नर पॉइंट हमने तो पुट कर दिया। हमारा प्रॉफिट, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, कि हमारा प्रॉफिट, इधर मैं मेंशन कर देता हूँ, हमारा प्रॉफिट क्या होना चाहिए था, मैक्सिमम। हमारा प्रॉफिट क्या होना चाहिए था, मैक्सिमम प्रॉफिट, ये हमारा टारगेट था। क्लियर। और एक्स क्या था, नंबर ऑफ फैंस था। बात समझ नहीं है ज़रा, एक्स क्या था, नंबर ऑफ फैंस। और वाई को हमने लेट किया था नंबर ऑफ मशीन्स। एग्री करते हो इस बात से, शुरू में नंबर ऑफ मशीन्स। तो ज़रा गौर करो किस में सबसे मैक्सिमम वैल्यू आई है, ज़रा गौर करना बेटा, किस पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू आई है। ये एक वैल्यू 0, एक 352, एक 392 और एक 360। तो मैक्सिमम किस पे आई है ज़रा देखना है। मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट किस पे आई है बेटा, 392 एट कॉर्नर पॉइंट बी 8,20। अब ये शो क्या करता है, ज़रा गौर करो, ये क्या है, कॉमे से पहले किसकी वैल्यू हो, एक्स की, कॉमे के बाद किसकी वैल्यू होती है, ये वाई की। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है बेटा कि वो 8 पंखे खरीदे, 20 मशीन्स खरीदे, जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। दोबारा सुननी है बात, अब चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई, कि वो 8 क्या खरीदे, पंखे खरीदे, 20 मशीनें खरीदे, और उसने जो सोचा हुआ कि 22 रुपये मैं पंखों पे प्रॉफिट और 18 रुपीज़ मैं मशीन्स पे प्रॉफिट कमाऊंगा। और वो हमने उसको ये बताना था कि वो कितने पंखे खरीदे, कितनी मशीन्स खरीदे। तो हमारे पास जो डेटा आया है उसके मुताबिक उसको कितने पंखे खरीदने चाहिए, 8, और 20 उसको मशीन्स खरीदनी चाहिए, जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ग्राफ श्राफ अब सब कुछ आपको बनाना आता है। मैंने 5.3 का जानबूझ के पहले ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया। क्लियर। अब इसके बाद अगले लेक्चर में मैं क्वेश्चन 1, 2, 2, 4 क्वेश्चन और आपको समझा दूंगा, तो आपका ये सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग को समझने के लिए ना क्वेश्चन 8 जो मैंने आपको करवाया, अगर आपने इसकी थ्योरी समझ ली तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, सारी डेफिनेशन, सारे कॉन्सेप्ट्स, और जो भी एमसीक्यूज आएगा इस चैप्टर के एंड पे, और हर चैप्टर के एंड पे मैं ये करूँगा कि हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस करके उस चैप्टर को प्रॉपर फिर क्लोज कर दिया करेंगे। ठीक है बेटा, अब अगले लेक्चर में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और फिर एक दफ़ा कहने लगा हूँ, ये जब चैप्टर एंड हो जाएगा, हर चैप्टर के एंड पे आपको ये सारे नोट्स PDF की फॉर्म में अवेलेबल होंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।